अभी तक अपन ने इस चैप्टर में बात की ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था के गुण के बारे में, ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, उनमें डिफरेंस के बारे में। अब हम इसमें बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में अपन सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में चर्चा होगी, इसी के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस हमने डेफिनेशन पढ़ चुके कि वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के हो सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण किया गया है वो उसके अवयवी कणों के आधार पर किया गया है। अवयवी कण परमाणु हो सकता है, अवयवी कण अणु हो सकता है, अवयवी कण आयन हो सकता है। तो इस आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो है वो है आपका आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है आणविक क्रिस्टलीय ठोस मतलब वो क्रिस्टलीय ठोस जिसका पार्टिकल कौन है, अणु है। तो इसका मतलब इसमें अवयवी कण कौन होगा, अणु होगा। लेकिन हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि अणु 2 तरह के होते हैं, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। तो उस आधार पर इसको फिर डिवाइड किया गया है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो देखो इसके बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात एकदम सिंपल कि अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, जिसमें क्या उपस्थित हो, अध्रुवीय अणु। इसका मतलब इसका जो अवयवी कण होगा, अवयवी कण वो क्या होगा, अध्रुवीय अणु होगा। अध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि जिसका डायपोल मोमेंटम द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो, 0 हो, वो क्या कहलाता है, अध्रुवीय अणु कहलाता है। जितने भी द्विपरमाणुवीय अणु होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। इसके अलावा जिनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है उनकी स्ट्रक्चर की वजह से वो भी अध्रुवीय होते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमें पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है आकर्षण बल, कि इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल कौन सा लगेगा। तो ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अध्रुवीय अणु जो होते हैं उनके बीच में कौन सा आकर्षण बल लगता है, लंदन बल या प्रकीर्णन बल। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो लगता है लंदन बल या प्रकीर्णन बल, जो सबसे दुर्बल वान डेर वाल्स बल है वो। इसके बाद इनकी नेचर, प्रकृति की बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो अध्रुवीय अणु जो होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर या तो गैस होते हैं, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, CO2 है, ठीक है, नॉर्मली ये गैस ही होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। लेकिन अगर इनको बहुत ठंडा किया जाए तो ये ठोस में भी बदल सकते हैं। जैसे शुष्क बर्फ, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, CO2 एक अध्रुवीय अणु है। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस है लेकिन बहुत ठंडा करने पर ये ठोस में बदल सकते हैं। उसके बाद इनकी बात करें चालकता की, तो आप जानते हो कि किसी पदार्थ में चालकता सिर्फ और सिर्फ 2 ही वजह से होती है, या तो उसमें मुक्त आयन होना चाहिए या उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और अध्रुवीय अणु में ये दोनों ही चीजें नहीं होंगी। इसका मतलब ये विद्युत का कुचालक होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम इसका बात करते हैं इसका गलनांक, कि जब ये ठोस अवस्था में हो तो इसका गलनांक क्या होगा। तो देखो गलनांक निर्भर करता है आकर्षण बल पर। आकर्षण बल सबसे कम है, लंदन बल या प्रकीर्णन बल सबसे वीक वाला, इसका मतलब गलनांक भी सबसे कम होगा, यानी कि निम्नतम, सबसे लो। और उदाहरण की बात करें तो जैसे H2, O2, N2, हीलियम, आर्गन, अक्रिय गैसें सारी आ जाएंगी। इसके अलावा CO2, CH4, CCl4, ये सब
इसी कैटेगरी में आते हैं। जिनका डाइपोल मोमेंटम 0 होता है, जो है ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो सारे कंपाउंड इसी कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद इसी में दूसरा हम पढ़ते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ध्रुवीय, ध्रुवीय का मतलब जिसमें अवयवी कण कौन होगा? ध्रुवीय अणु होगा। तो वो ठोस जिनमें अवयवी कण क्या हो? ध्रुवीय अणु। अवयवी कण क्या होना चाहिए? ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु वो होता है जिसका एक निश्चित डाइपोल होता है, एक तरफ आंशिक रूप से धनावेश, एक तरफ आंशिक रूप से ऋणावेश। आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं। जैसे HCl का अणु है, इसमें हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, इसलिए इस पर आंशिक रूप से धनावेश है, ध्यान रखना, आंशिक रूप से, और इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश है। NaCl इस कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि NaCl में Na पर पूर्ण रूप से पॉजिटिव और Cl पर पूर्ण रूप से नेगेटिव है, तो ये तो आयनिक है, तो ये नहीं आएगा इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में ये आएगा HCl। HCl एक ध्रुवीय अणु है, और हम जानते हैं कि ध्रुवीय अणुओं के बीच में जो वान डेर वाल्स बल लगता है, उसका नाम हमने दिया था डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सब भी गैसी ही होते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये भी गैस होते हैं। चालकता की बात करें तो ये भी ध्रुवीय अणु है, तो इसमें ना चार्ज तो है लेकिन वो पार्शियल है, तो इसमें आयन नहीं है, तो इसमें ना तो कोई मुक्त आयन है ना कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी विद्युत के क्या होंगे? कुचालक। गलनांक की अगर बात करें तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल जो है वो लंदन बल से ज्यादा होता है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे बलों से कमजोर होता है। इसका मतलब इनका जो गलनांक होगा वो इससे तो ज्यादा होगा, लेकिन बाकियों से कम। तो अगर हम इंग्लिश की तरह से अगर डिग्री वाइज बात करें तो लो, लोअर, लोएस्ट, तो अगर ये लोएस्ट है तो इससे अपर लिमिट क्या हो जाएगी? लोअर, यानी कि निम्नतर। निम्नतर का मतलब ये हुआ कि इससे ज्यादा, इसके बाद वालों से कम। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे HCl है, HBr है, HI है, ये सारे एग्जांपल इस कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। देखो वैसे तो अणु जो हैं वो दो ही तरह के होते हैं, अध्रुवीय और ध्रुवीय, लेकिन हमने वान डेर वाल्स बलों के साथ एक बल और पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि कुछ ध्रुवीय अणु ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो जिन अणुओं में हाइड्रोजन बंध भी पाया जाए उनकी भी एक कैटेगरी बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस। हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए आणविक क्रिस्टल। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बंध आप जानते हो कि केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त अणुओं में ही बनता है, और वो अणु कैसा होगा? ध्रुवीय। तो अणु तो कैसा होगा? ध्रुवीय ही होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उस ध्रुवीय अणु में वान डेर वाल्स बलों के साथ साथ जो आकर्षण बल लगेगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बंधन। तो इसमें अणु तो ध्रुवीय ही होगा, लेकिन इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल के साथ प्लस इसके साथ कौन सा बल लगेगा? हाइड्रोजन बंध भी बनेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पर या तो ये गैस होते हैं या फिर द्रव होते हैं। इनमें भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई मुक्त आयन नहीं है, तो ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। और क्योंकि हाइड्रोजन बंध लंदन बल और द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल इन दोनों से ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है इनका जो गलनांक है वो इन दोनों से ज्यादा होगा। तो लोएस्ट से ज्यादा लोअर, लोअर से ज्यादा लो, यानी कि हम इसको लिख देते हैं निम्न। निम्न का मतलब ये हुआ कि इन दोनों से ज्यादा लेकिन बाकियों से कम। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? जैसे H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप जानते हो। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये सारे इस कैटेगरी में आएंगे। तो देखो H2O नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव है, CH3COH एसिटिक एसिड द्रव है, एल्कोहल द्रव है, HF गैस है। तो इसमें गैस और द्रव दोनों स्थितियां होती हैं, ठीक है। तो ये हो गए
पहला प्रकार क्रिस्टलीय ठोस का। तो क्रिस्टलीय ठोस का पहला प्रकार है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, तो जिसमें अवयवी कण कौन हो? अणु हो। जिसमें अवयवी कण अणु हो वो क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाता है? आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। फिर अणु अगर अध्रुवीय हो तो उसे हम कहेंगे अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें अवयवी कण तो होगा अध्रुवीय अणु। आकर्षण बल लगेगा लंदन बल या प्रकीर्णन बल। प्रकृति की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस होंगे। चालकता की बात करें तो ये कुचालक है। गलनांक की बात करें तो सबसे कम है, और ये इसके उदाहरण है। दूसरा कि अगर अणु ध्रुवीय हो तब हम उसे कहेंगे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु होगा। आकर्षण बल द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। प्रकृति नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस होते हैं। चालकता विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक निम्नतर यानी कि इससे ज़्यादा बाकियों से कम, और ये इसके एग्जाम्पल है। तीसरा टाइप है हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण तो ध्रुवीय अणु ही होगा, लेकिन उसमें द्विध्रुव आकर्षण बल के साथ साथ हाइड्रोजन बंधन भी पाया जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर या तो गैस होते हैं या द्रव होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक इन दोनों से ज़्यादा होता है, बाकियों से कम होता है। ये इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरा प्रकार हम बात करते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, नाम से ही पता चल रहा है। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस वो क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण कौन होगा? आयन होगा। तो इसमें जो अवयवी कण होंगे वो कौन होंगे? आयन। और आप जानते हो आयन दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे NaCl, NaCl में पॉजिटिव आयन Na+, नेगेटिव आयन Cl-। तो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे वो क्या कहलाएंगे? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि आयनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसको क्या कहते हैं? कूलाम्बिक आकर्षण बल। और इसी का एक नाम है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। किसी भी नाम से आप बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। कूलाम्बिक आकर्षण बल कह दो चाहे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कह दो। अब इसकी प्रकृति सबसे इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना, कठोर तो होते हैं लेकिन भंगुर भी होते हैं। दोनों प्रॉपर्टी ध्यान रखें। कठोर हैं यानी कि ठोस हैं लेकिन भंगुर हैं। ठीक है, कठोर ना बोल के ठोस बोलें कि ठोस हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, कठोर नहीं, कि ठोस हैं लेकिन कैसे हैं? भंगुर है। भंगुर क्यों है? देखो, आयनिक क्रिस्टल के अंदर आयन कुछ इस तरह से होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस के नीचे क्या होगा? माइनस, माइनस के नीचे क्या होगा? प्लस, फिर प्लस के नीचे क्या होगा? माइनस, माइनस के नीचे क्या होगा? प्लस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, फिर ऐसे ही इसके नीचे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब भंगुर का मतलब क्या होता है? ब्रिटल नेचर, कि अगर आप इसके ऊपर चोट करें, आघात करें, तो उस झटके से ये लेयर थोड़ी आगे खिसकेगी। आगे खिसकने का मतलब ये धनायन यहाँ से खिसक करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला ऋणायन यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला धनायन यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला ऋणायन यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो धनायन है वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ वाला ऋणायन यहाँ आ जाएगा। तो उस चोट की वजह से, उस झटके की वजह से, उस धक्के की वजह से एक लेयर थोड़ी सी खिसक जाएगी। खिसकते ही देखो क्या हुआ? धनायन के सामने धनायन, ऋणायन के सामने ऋणायन। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये लेयर अलग हो जाएगी, ये लेयर अलग हो जाएगी। इसीलिए जब नमक के किसी डले पर हम मारते हैं तो वो नमक बिखर जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? भंगुर प्रकृति कहते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो ठोस तो होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, लेकिन भंगुर प्रकृति के होते हैं, यानी कि चोट करने पर बिखर जाते हैं। चालकता की बात करें तो ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में कुचालक, लेकिन गलित या विलयन अवस्था में सुचालक। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि आयनिक ठोस जो है वो ठोस अवस्था में तो कुचालक है लेकिन गलित या विलयन अवस्था में सुचालक है। अब इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है
कि NaCl ठोस अवस्था में कुचालक है, लेकिन विलयन अवस्था में सुचालक। ऐसा क्यों भी? तो इसका सिंपल सा लॉजिकल आंसर है, ठोस अवस्था में अवयवी कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास। तो ठोस अवस्था में क्या होगा कि Na+ जो है उसके चारों ओर Cl- आयन होंगे। जो NaCl का क्रिस्टल होता है उसमें एक Na+ को 6 Cl- आयन घेर के रखते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर और एक नीचे। सेम कंडीशन Cl पर भी लागू होती है, Cl को भी चारों तरफ से 6 Na+ आयन घेर के रखते हैं। ठोस अवस्था में इनके बीच में प्रबल कूलाम्बिक आकर्षण बल लग रहा है। अगर यहां हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहें, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, ठीक है, और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो Na+ का मन तो बहुत करेगा माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाने का, लेकिन ये जा नहीं पाएगा क्योंकि ये Cl- इसे कूलाम्बिक आकर्षण बल से जोड़े हुए हैं, इसलिए ये गति नहीं कर सकता। और अगर ये गति नहीं कर सकता, इस इलेक्ट्रोड पर जा नहीं सकता, तो ये धारा का प्रवाह भी नहीं कर सकता। सेम चीज Cl के लिए भी लागू है। Cl- वाले इलेक्ट्रोड पर जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि उसको भी चारों तरफ से Na+ आयनों ने घेरा हुआ है, और Na+ आयनों के कूलाम्बिक आकर्षण बल के कारण ये गति नहीं कर सकता। तो जब तक आयन गति नहीं कर सकता तब तक वो विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकता। लेकिन विलयन या गलित अवस्था में अगर हम नमक को पिघलाएंगे तो उसे गर्म करेंगे, गर्म करने से उसके बीच के जो आकर्षण बल हैं वो टूट जाएंगे, ये आयन एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इनके बीच का आकर्षण बल खत्म हो जाएगा। या विलयन बनाएंगे तो विलयन बनाने पर जल के अणु इन आयनों को चारों तरफ से घेर लेंगे, ये आयन जलयोजित हो जाएंगे। 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, ये आयन जलयोजित हो गए, इनके चारों तरफ जल के अणु आ गए, तो इनके बीच का जो आकर्षण है वो नष्ट हो गया। अब ये आयन क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। इसलिए विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में ये क्या हो जाएंगे? सुचालक। तो ये प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखें। तो ठोस अवस्था में सुचालक है, गलित या विलयन अवस्था में सुचालक है। सिंपल सा आंसर है कि आयनिक यौगिक जो है या आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो है उनमें ठोस अवस्था में आयनों के मध्य प्रबल कूलाम्बिक आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण आयन गति नहीं कर सकते, और क्योंकि वो गति नहीं कर सकते इसलिए वो विद्युत के कुचालक है। लेकिन विलयन या गलित अवस्था में यह आकर्षण बल नष्ट हो जाता है, जिसके कारण आयन मुक्त हो जाते हैं, आयन गति कर सकते हैं, इसलिए वो विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर अगर हम बात करें गलनांक की, तो कूलाम्बिक आकर्षण बल जो है वो वान डेर वाल्स बलों से, हाइड्रोजन बंधों से ज्यादा प्रबल होता है। इसका मतलब इसका गलनांक इन तीनों से ज्यादा है। तो अब हम इसको लिख देते हैं निम्न से ज्यादा तो उच्च, हाई। एग्जाम्पल की बात करें तो खूब सारे एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, MgCl2, CaCl2, जितने चाहे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो आयनिक यौगिक, जितने भी आपको ध्यान में आए। इसके बाद जो तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का, वो है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, तो जाहिर सी बात है वो क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण कौन हो? धातु, मेटल। हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है धात्विक बॉन्डिंग कैसे बनती है, कि धातु जो होते हैं वो एक्चुअल में धनायन अवस्था में रहते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उन धातु आयनों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये कहा गया है कि एक्चुअल में धातु इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में तैरते हुए धातु धनायन होते हैं। तो कोई भी धात्विक पदार्थ जो होता है उसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है धातु धनायन और दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी धातु में दो पार्टिकल्स होते हैं, वैसे मेनली ध्यान से देखें, एक धातु धनायन और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इनके बीच का जो आकर्षण है उसी को हम क्या कहते हैं? धात्विक बंध कहते हैं। धात्विक बंध। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये इन सभी धातु आयनों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, उसी को हम धात्विक बंध कहते हैं। धातु के प्रकृति की बात करें तो प्रकृति आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इनमें धात्विक चमक होती है, कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें तन्य हैं,
कठोर हैं, आघातवर्धनीय हैं, कठोर, तन्य, धात्विक चमक, ये सब चीजें जो धात्विक गुणों के बारे में आप जानते हो वो सारे इसमें आएंगे। चालकता, क्योंकि इसमें क्या उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हमेशा विद्युत का सुचालक होता है, चाहे ठोस अवस्था हो चाहे गलित अवस्था हो, किसी भी अवस्था में यह विद्युत का सुचालक होता है। गलनांक, धात्विक बंध जो होता है वो इन सबसे प्रबल होता है, इसका मतलब धातुओं का जो गलनांक है वो आयनिक से ज्यादा होगा, तो हाई से ज्यादा हायर, उच्च से ज्यादा उच्चतर, इसमें सभी धातु आ जाएंगी, चाहे आपके क्षार धातु हो, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, चाहे क्षारीय मृदा धातु हो, क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम, चाहे संक्रमण धातुओं हो, डी ब्लॉक की जितनी भी हैं, ठीक है। इसके अलावा पी ब्लॉक में भी जो धातुएं हैं जैसे एल्यूमिनियम है, लेड है, टिन है, ये सब सारी धातुएं इस कैटेगरी में आ जाएंगी। लास्ट जो आपका प्रकार बचता है वो है सह संयोजक, इसी को एक नाम देते हैं नेटवर्क ठोस, सह संयोजक या नेटवर्क ठोस। सह संयोजक, यहां बंध से जानो, सह संयोजक बंध किसके बीच में बनता है, परमाणुओं के बीच में, तो इसमें अवयवी कण कौन होते हैं, परमाणु, यानी कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो सिर्फ किससे मिलकर बने हो, परमाणुओं से मिलकर के बने हो, उन्हें हम सह संयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं, आपने छोटी क्लास में ग्रेफाइट की, हीरे की, इनकी संरचना पढ़ी होगी। हीरे में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ही परमाणु होते हैं और बहुत सारे परमाणु होते हैं, एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा जाल बना लेते हैं, इसलिए वहां से इसका नाम क्या रख दिया गया, नेटवर्क। इसमें परमाणु एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, तो इसलिए इसका नाम नेटवर्क ठोस भी है। तो अवयवी कण कौन हुआ, परमाणु। परमाणुओं के बीच में बंध जो बनेंगे वो बनेंगे सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध। बात करें नेचर की तो ये कठोर होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कठोर नहीं होता, मुलायम होता है, ठीक है। ये अपन अलग से क्वेश्चन करेंगे कि ग्रेफाइट मुलायम क्यों होता है। विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ना तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना ही आयन, लेकिन यहां भी वापिस से ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट इन दोनों जगह पर अपवाद है। सारे सह संयोजक ठोस कठोर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा सह संयोजक ठोस है जो कठोर होने की बजाय मुलायम होता है और कुचालक होने की बजाय विद्युत का सुचालक होता है। गलनांक इनका उच्चतम होता है, सबसे ज्यादा कठोर होते हैं, कुचालक होते हैं, सबसे ज्यादा गलनांक होता है। आप जानते हो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और वो एक सह संयोजक क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन है, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये दो एग्जाम्पल ध्यान रखिए, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड। ये नाम सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे आयनिक होंगे, लेकिन ये आयनिक नहीं है, ये सह संयोजक है। तो इन दोनों को एग्जाम्पल आपको विशेष याद रखना है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड, ये आयनिक नहीं है, ये दोनों सह संयोजक है। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, हीरा, क्वार्ट्ज, ये सब सह संयोजक प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं इतना आपने जो पढ़ा, कि हम बात कर रहे थे कि क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के हमने पढ़े अवयवी कणों के आधार पर। पहला आणविक क्रिस्टलीय ठोस, तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस वो होगा जिसमें अवयवी कण कौन होगा, अणु। पहला इसमें हमने पढ़ा अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, इसमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु। आकर्षण बल, लंदन बल या प्रकीर्णन बल, नेचर,
नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंडे किए जाएं तो ठोस बन सकते हैं, जैसे शुष्क बर्फ होती है CO2। विद्युत के कुचालक हैं, गलनांक सबसे कम है सारे ठोसों में। उदाहरण आपके H2O2, N2, हीलियम, आर्गन, CO2, CH4 जो भी है ध्रुवीय मॉलिक्यूल हैं। फिर ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, इसमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल उत्पन्न होता है वो द्विध्रुव आकर्षण बल। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये भी गैस हैं, यानी कि इनको भी बहुत ठंडा करके ठोस में बदल सकते हैं। विद्युत के कुचालक हैं। गलनांक अध्रुवीय से ज़्यादा है, बाकी इन सब से कम है। तो निम्न से ज़्यादा है निम्नतर, HCl, HBr, HI ये इसके एग्जाम्पल। तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस, तो इसमें अवयवी कण कौन है? ध्रुवीय अणु, लेकिन शर्त यह है कि ध्रुवीय अणु वो ही जिनमें क्या बनता हो? हाइड्रोजन बंध बनता हो। ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस होते हैं या द्रव होते हैं, ठंडा करने पर ठोस में बदल सकते हैं। विद्युत के कुचालक हैं। गलनांक इनका इन दोनों से ज़्यादा है, अध्रुवीय और ध्रुवीय से, बाकियों से कम है। एग्जाम्पल H2O है, HF है, एसिटिक एसिड है, एल्कोहल है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है आपके आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो हैं उसमें अवयवी कण कौन है? आपके आयन है। आयन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, धनायन होगा, ऋणायन होगा, और उनके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो होगा कूलाम्बिक आकर्षण बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल। प्रकृति की बात करें तो ये ठोस तो होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, लेकिन ब्रिटल नेचर के, भंगुर प्रकृति के होते हैं, चोट करने पर बिखर जाते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में, लेकिन गलित और विलयन अवस्था में सुचालक होते हैं। यहाँ क्वेश्चन पुट होता है आपका, जो आपको बताया कि NaCl ठोस अवस्था में कुचालक है, लेकिन गलित और विलयन अवस्था में सुचालक है। तो ठोस अवस्था में इनके आयन एक दूसरे से प्रबल कूलाम्बिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, इसलिए आयन गति नहीं कर सकते, विद्युत के कुचालक है। गलित या विलयन अवस्था में वो आकर्षण बल नष्ट हो जाता है, जिसके कारण आयन स्वतंत्र हो जाते हैं, गति कर पाते हैं, इसलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। गलनांक इन सबसे ज़्यादा है, उच्च। एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, MgCl2 जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सारे इसमें आ जाएंगे। तीसरा टाइप है आपका धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, तो इसमें आप ध्यान रखें कि इसमें अवयवी कण होते हैं धातु धनायन और उसके साथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसको हम धात्विक बंध नाम देते हैं, उसको धात्विक बंध बोलते हैं। प्रॉपर्टीज वही छोटी क्लास वाली, आघात वर्धनीय, कठोर, तन्य, धात्विक, चमकयुक्त, सारी चीज़ें। विद्युत के हमेशा सुचालक होते हैं और उसका कारण है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। फिर जो इनका गलनांक है वो आणविक से और आयनिक से दोनों से ज़्यादा होता है। तो इन सबसे ज़्यादा है उच्चतर। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण धातु, P ब्लॉक की जो भी धातुएं हैं वो सब इस कैटेगरी में आएंगी। और लास्ट आपका है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस जो है उसमें अवयवी कण परमाणु होता है, परमाणुओं के बीच में जो बंध बनता है वो सहसंयोजक बंध होता है। कठोर होते हैं, लेकिन ध्यान रखें ग्रेफाइट अपवाद है। विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ध्यान रखें ग्रेफाइट अपवाद है, ये सुचालक है। गलनांक इनका सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये दो एग्जाम्पल विशेष ध्यान रखने हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड, इनमें कन्फ्यूजन होता है, ये देखने में आयनिक जैसे लगते हैं लेकिन एक्चुअल में ये सहसंयोजक है। अब यहाँ ये कि ग्रेफाइट में अपवाद होने का क्या कारण है, तो प्रश्न ये है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और मुलायम क्यों होता है। एकदम सिंपल आंसर है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि ग्रेफाइट जो है उसमें कार्बन का जो संकरण है वो sp2 है। कार्बन की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p2। नॉर्मल स्टेट में ये स्थिति है। उत्तेजित अवस्था में कार्बन एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2, 2s1 और 2p3। इसका मतलब s कक्षक में 2s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और 2p कक्षक में 3 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये संकरण कौन सा करे sp2, तो sp2 संकरण में एक s कक्षक भाग लेगा और 2 p कक्षक भाग लेंगे। sp2 संकरण हो जाएगा, 3 कक्षक बन जाएंगे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तीनों बंध बना लेंगे। लेकिन यहां पर इस असंकरित कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है जो बंध नहीं बनाता। बंध तो ये 3 बनाएंगे, ये बंध नहीं बनाएगा, तो ये अबंधी असंकरित जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है, इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है
और मुलायम होता है, जो आपने छोटी 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखें, इसका आप सिंपल एक लाइन में आंसर दे सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और मुलायम क्या होता है, तो आप सीधा कहेंगे कि ग्रेफाइट में सभी कार्बन परमाणु sp2 संकरित होते हैं और sp2 संकरण के कारण इसमें एक असंकृत p कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है और इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है।